जी छात्रों नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने आपको भारत की खोज पाठ्य पुस्तक के बारे में बताया कि भारत की खोज जो पाठ्य पुस्तक है वह किस प्रकार मूलतः अंग्रेजी में किस नाम से लिखी गई, उसका हिंदी अनुवाद किया गया भारत की खोज पाठ्य पुस्तक के नाम से, और जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय बताया था। साथ ही यह बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक की रचना कब की थी। तो इसका पहला अध्याय आज हम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अहमदनगर का किला। 13 अप्रैल 1944 को उन्होंने लिखना शुरू किया था ये पहला अध्याय। और जवाहरलाल नेहरू इसमें बताते हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज की चाँद ने हमारा स्वागत किया। अर्थात जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि जब 9वीं बार वो इस जेल यात्रा थी उनकी, जो स्वतंत्रता के लिए 9वीं बार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए और अहमदनगर के किले में जब उन्हें ले आया गया तो 20 महीने से अधिक समय से भी ज़्यादा वो यहाँ रह रहे थे। और जब वो इस किले में पहुँचे तो बिल्कुल अंधेरा था। आकाश में चमकते जो सितारे थे और जो चाँद था दूज का अर्थ है जब चंद्र पक्ष चलता है, शुक्ल पक्ष चलता है तो उसकी दूसरी तिथि, उसे द्विज कहते हैं। तो द्विज की चाँद ने उनका स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था, बताया ना, शुक्ल पक्ष का अर्थ है उजाला पक्ष। ये 15 दिनों का जो पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को अंधेरा पक्ष कहते हैं, इसमें रात में अंधकार होता है, और शुक्ल पक्ष में उजाला होता है, यानी जिसमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है, उसके माध्यम से पूरी रात चमकीली होती है। तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। अर्थात जब अगली तिथि आती है तो लगभग 1 महीना बीत चुका होता है, और लेखक जवाहरलाल नेहरू उसके माध्यम से यह समझ जाते हैं कि 1 महीना हमारा और यहाँ बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। स्थायी सहचर मतलब है स्थायी रूप से साथी, साथ साथ रहने वाला। तो कहते हैं जो चाँद है वह हमारे कैदी जीवन का एक साथी रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अर्थात कहीं न कहीं वह जवाहरलाल नेहरू को यह प्रेरणा देता था कि गुलामी के बाद स्वतंत्रता भी मिलेगी, बशर्ते आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये अहमदनगर किले का दृश्य है, किस तरह से कैदियों को ले आया जाता था। तमाम ऐसी है, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी भी हैं। यह 1953 का है, जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो जवाहरलाल नेहरू पुनः वहाँ एक बार गए थे, पुनः यात्रा की, और अपने उस कमरे में गए। उनका जो कमरा था, अभी बताएंगे आपको, रूम नंबर 6 जो था जहाँ उनको रखा गया था, यह है उनका रूम नंबर 8। तो उनका जो रूम नंबर 8 में उनको कैद करके रखा गया था, ये उनका कमरा है जहाँ जवाहरलाल नेहरू बंदी थे। और 1942 से 45 तक उन्हें यहाँ रखा गया था, 3 वर्षों तक लिए। अब उन्होंने 2 शीर्षक से बयान किया इस बात में, इस अध्याय में। पहला, अतीत का भार। आपके मन में प्रश्न आता है अतीत का भार क्या है। भूतकाल की बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो कहीं न कहीं मानव जीवन को भारित करती हैं। उस समय भी भारत गुलाम था, और गुलामी किसको भारी नहीं होती है। तो जो अतीत था उसकी बात वो करते हैं। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। तो इससे पहले जो 8 जेल यात्रा थी, वो जहाँ भी जाते थे तो एक ही काम करते थे, वो क्या, बागवानी करना, क्योंकि उनका प्रिय शौक था और वह बागवानी करते थे। वो कहते हैं, मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि ये इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्लभ संधियाँ देखी हैं। दुर्लभ संधियाँ मतलब एक संधि वह होती है जो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, और दुर्लभ वह कठिन संधियाँ जो मजबूरन आप पर थोप दी जाती है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ का अर्थ है अहमदनगर के किले का। घटनाओं के दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चाँद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध
हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। हम इस कथा का परिदृश्य थोड़ा बता दें आपको। अकबर जो साउथ का भाग था उसे अपने अधिकार में लेना चाहता था और अहमदनगर का किला अभी तक उसके अधिकार में था नहीं, इसलिए उसने स्वेच्छा से समर्पण करने की बात कही। लेकिन चांद बीबी ने इसका विरोध किया और वह लड़ाई करती रही, शाही सेना के विरुद्ध विद्रोह भी किया, तलवार उठाई, सेना का नेतृत्व किया, लड़ाई की, लेकिन अंत में उसके एक खास व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। अर्थात आत्मघात अपनों से होता है। तो इसकी भी एक पुष्टि उस जमाने में हुई, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई के समय में रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की गई हो, कहीं कहीं अपना व्यक्ति मिला हुआ था। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। हमने पहले बताया था कि जब वो खुदाई कर रहे थे बहुत सारे अवशेष मिले और अंग्रेज अधिकारियों ने, इससे पहले कि कुछ और तथ्य पता लगे, उन्होंने यह कार्य करने से उनको रोक लिया। क्यों? कि वो जानते थे अगर यह पुरातात्विक जो चीज़ें हमको मिलेंगी, इसका हम संग्रह करेंगे, इसके बदले भी हम धन अर्जित कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने वो सब काम छोड़ करके, बागवानी का काम छोड़ करके कलम उठा लिया, अर्थात लिखने का काम शुरू कर दिया। और स्वयं जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इस पुस्तक में, मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे का एक कथन है कि अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अगर हम इतिहास के बारे में कोई बात लिखते हैं तो इतिहास लेखन जो है, अतीत का जो भारी बोझ आपके ऊपर है उससे आपको राहत दिलाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अपनी बातें आप इस इतिहास के माध्यम से कह चुके होते हैं। दूसरा, इसी में जो दूसरा पॉइंट उन्होंने लिया है जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके बारे में उन्होंने कहा है, अतीत का दबाव चाहे अच्छा हो या खराब, यह दोनों तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है, बोध करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। जवाहरलाल नेहरू बताते हैं आखिर विरासत क्या है। वो कहते हैं आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी बीजों के उल्लास का, उसके पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसी कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अभी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सबका वारिस हूँ। तो कहते हैं कि जो विरासत है वो आज नहीं है। यह जो हमारी विरासत है, आज का जो भारत है, वह सदियों का परिणाम है। बहुत सारे जय और पराजय, बहुत सारे जीत और हार, चाहे वो महाभारत की हो या रामायण काल की हो, तो पूर्ण का समग्र अध्ययन है भारत। तो भारत के वो इतना आसानी, और उन सबकी हम वारिस हैं। ये हमारी बड़ी विरासत है जो हमें पुरखों से मिली है, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे संस्कृति की हो, ये सारी बातों को कहते हैं। साथ ही उस सबका भी जिसमें पूरी मानव जात की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श भी कर सकता हूँ। तो यह भूमिका या पहला जो अध्याय है उसमें उन्होंने बताया है अहमदनगर किले में। तो यह हमने आपको बताया। अब हम अगले व्याख्यान में इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।